गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे। 1 to 2 क्लासेस मुश्किल से और लगेंगे आपकी। तो हमारा अक्टूबर का करंट अफेयर सर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ठीक है जी। तो पहले आगे बढ़ें, पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसका आंसर बताइए। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 will be organized in which of the following cities? इंदौर, अहमदाबाद, अमृतसर या फिर मुंबई। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इंदौर, अहमदाबाद या फिर अमृतसर या फिर मुंबई। बहुत सालों के बाद कहाँ थे डेविड जी आप? हाँ जी, इसका क्या आंसर पड़ा था? बताइए क्या हुआ। ओके, करेक्ट आंसर इज इंदौर। ठीक है, तो अभी जो 17 प्रवासी दिवस है कब होने जा रहा है? इंदौर। दिन याद रखना, 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी इंडिया लौट के आए थे। द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी कौन होता है? एनआरआईज, जो इंडिया के हैं बट फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है। ठीक है, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन का लिए था क्वेश्चन नंबर 73। अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उन्होंने इनॉग्रेट किया है लहरागागा में। तो लहरागागा किस स्टेट में? पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सीएनजी देखा था, कंप्रेस्ड बायोगैस देखा था। तो ये क्या होता है? जो आपके जो आपकी बायोगैस होती है उसमें से CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड ये निकाल दो, तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो आपका क्या कहलाएगा? कंप्रेस्ड बायोगैस। करेक्ट आंसर सर क्या है? ये लहरागागा कहाँ पर है आपका? पंजाब में। ठीक है सर, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? पंजाब में। चलिए जी, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 73 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 74 सीधा सवाल है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई इसरो ने अभी डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के को प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया है आदित्य एल1 मिशन। तो पहली चीज तो ये आदित्य एल1 मिशन किसका है? इसरो का है। तो किससे रिलेटेड है ये? एस्टेरॉइड है, मार्स है, वीनस है या सन है? तो आदित्य एल1 मिशन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आदित्य एल1 की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर दीजिए सर। एस्टेरॉइड? अरे भाई एस्टेरॉइड नहीं है। एस्टेरॉइड में आपका नासा ज्यादा डील करता है। ठीक है, क्या लगता है सर क्या होगा आंसर? जो भी लगता हो बेझिझक बताइए। मार्स भी नहीं है, भूल गए आप लोग शायद, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। पहले हम लोग ये जो भी मिशन न्यूज में था आदित्य एल1, तब हमने दिखा था। ये सन से रिलेटेड है। सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं कोरोना। सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं कोरोना। तो सन की कोरोना को ही स्टडी करेगा ये। सन की कोरोना को स्टडी करेगा। और भी लेयर्स होती है, क्रोमोस्फीयर होती है, फोटोस्फीयर होती है, इन सारी लेयर्स को स्टडी करेगा। कुल मिला के सन को स्टडी करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो मतलब हमेशा ये रिलेट कर लेना है कि आदित्य एल1 मिशन किससे रिलेटेड है सर? सन से रिलेटेड है। ठीक है, आदित्य मिशन किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फीमेन्स फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023 विच वाज रिसेंटली अनवील्ड। जैसे मेंस वर्ल्ड कप होता है ऐसी फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसका मैस्कॉट का नाम क्या है? मैस्कॉट मतलब एक सिंबल उस इवेंट का। करेक्ट आंसर बताइए सर। मार्शल जी थोड़ा सा आप करीब है, माजूदी नहीं है, इट इज ताजुनी। ठीक है, ताजुनी जो है ऑफिशियल मैस्कॉट है फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ आप। फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो खेलो इंडिया एक भारत सरकार की स्कीम चल रही है, अभी हम देखेंगे वो क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो यही करंट अफेयर्स की खास बात है, अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो कई चीजें आप क्या देखोगे बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे आदित्य एल्बन मिशन पहले भी आया है, खेलो इंडिया गेम्स पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो पहले तो ये समझो खेलो इंडिया भारत सरकार की एक स्कीम है, ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसी स्कीम के तहत जो देश में गेम्स करवाए जाते हैं उसको कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो उसका जो फिफ्थ एडिशन होने वाला है वो किस स्टेट में होगा? तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। वो कहाँ पर होगा सर? आपका मध्य प्रदेश में होगा। अभी सर खेलो इंडिया स्कीम है क्या? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें 100% फंड कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री अरेंज करेगी इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये रेस्पॉन्सिबल है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पर्पस यही है इसका कि भाई हमें अपने प्लेयर्स स्पोर्ट पर्सन तैयार करने हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम करें, ठीक है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक लाके हमारा नाम रोशन किया, मैरी कॉम है ना, आपकी फोगाट फैमिली है, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना एक नाम क्रिएट किया है कंट्री का इन द स्पोर्ट्स सेक्टर, और खास तौर से जब ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें। तो उस ओलंपिक्स के लिए या जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं उनके लिए हमें अपने लोगों को तैयार करना है, ठीक है। achieve sporting greatness throughout the nation, enabling the general public to tap into sports transformative power। अब कई बार क्या होती है, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए खेलो इंडिया स्कीम लाई गई है। तीन स्कीम पहले चलती थी, एक थी राजीव गांधी खेल अभियान, एक थी अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, एक थी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ठीक है। तो ये तीन स्कीम्स को मिला के कंप्लीट एक स्कीम बना दी गई है खेलो इंडिया। इस स्कीम से होगा क्या? एनुअली 5 लाख का जो फाइनेंशियल एड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो भी टैलेंटेड एथलीट्स होंगे उनको ये स्कीम 5 लाख का एनुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ताकि पैसे की कमी से कोई पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मिशन लाइफ, लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे हमें मिशन लाइफ के बारे में बात करना है। अभी हम देखेंगे सर ये मिशन लाइफ है क्या, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने सॉरी तो प्रधानमंत्री ने अभी मिशन लाइफ लॉन्च किया है। मिशन लाइफ का मतलब ये देखो, अभी COP27 हुआ था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ के तहत ये कहा है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से बना लें कि पानी को हम सेव कर पाए, क्लाइमेट को बचा पाए, पॉल्यूशन कम क्रिएट करें, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला काम, जैसे हम लोग वाटर है, जो जहाँ भी हमें लगता है वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बचाएं। अगर हम कमरे में नहीं है तो फैन का स्विच ऑफ कर दो, है ना। अगर हम क्या कहते हैं पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो वाटर टैप बंद कर दो। तो इस तरह से छोटी छोटी अपनी हैबिट्स को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें इस तरह से कि हम क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो सस्टेनेबल वे में हमें अपनी लाइफ को गुजारना है, यही आपका क्या है, मिशन लाइफ। तो इसको प्रधानमंत्री ने कहाँ से लॉन्च किया है, किस स्टेट से लॉन्च किया है सर? तो इसे लॉन्च किया है सर आपका गुजरात से, ठीक है।
तो मिशन लाइफ के ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इंडिया ने दुनिया को दिया है टू हेल्प द वर्ल्ड इन इट फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड लीड टू अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूएन। यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं जो 2030 तक पूरे करने हैं, उनको भी ये हमें फुलफिल करना है। उसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल को जिस तरह से चेंज करना है वही कहलाता है मिशन लाइफ। ठीक है, तो भारत ने इसको इंट्रोड्यूस करा था जो अभी कॉप 26, सॉरी मैं 27 बोल गया, कॉप 26 में इसको इंट्रोड्यूस किया था जो ग्लासगो में हुआ था कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। जो पहली मीटिंग थी उसे कॉप 1 का था, फिर दूसरी को कॉप 2 का था, इसी तरह से जो 26 मीटिंग थी उसे कहा कॉप 26। ठीक है, तो इसको कौन अरेंज कराता है? ये सब अरेंज कराता है आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्लाइमेट चेंज की कौन अरेंज कराता है? UNFCCC। ठीक है, तो कुछ प्रोसीजर वगैरह है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें अब हम देख लेते हैं इंडिया ने मिशन लाइफ को अचीव करने के लिए क्या क्या कमिटमेंट, क्या क्या प्रोमिस किए, ये एक बार देखिए। जैसे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट था, जो भी कार्बन हम जनरेट कर रहे थे, उसमें तो पहले तो हमने ये किया, वो सिर्फ 1.5 टन है। एनुअली हम कितना कार्बन जनरेट कर रहे हैं एक्सेस में? 1.5 टन। तो और अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें वो 4 टन है। वर्ल्ड का एवरेज है 4 टन एक साल का, और हम जनरेट कर रहे हैं 1.5 टन। मतलब वर्ल्ड के मुकाबले तो हम बहुत ही कम कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया हैज अ 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप याद कर लोगे बहुत काम आएंगे। इंडिया हैज अ 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, विंड एनर्जी में हम 4th रैंक करते हैं, सोलर एनर्जी में हम 5th रैंक करते हैं। हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो पिछले 7 to 8 ईयर्स में 290% बढ़ गई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो गई है। अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई है? 3 टाइम्स हो गई है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट था कि नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कैपेसिटी का टारगेट लिया था हमने 40%, कि 40% जो बिजली बनेगी वो इसी तरह के नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बनेगी, वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च करा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट करवाया है, और हमने CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लीड किया है। ठीक है, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे डिजास्टर से इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके अलावा और भी कई काम हमने किए, जैसे नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। तो ये सारा हमारा वर्क है, ये सारा हमारा कमिटमेंट है थ्रू आउट द ग्लोब जो हमने दुनिया को दिया है। ठीक है सर, तो ये कभी भी आपसे कोई पूछे भारत ने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया है, तो आप उसे ये पूरी स्लाइड दिखा दो, वो खुद समझ जाएगा कि हाँ हमने क्या क्या किया है फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर, चलिए, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? मिशन लाइफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है तो प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार थम्स अप दे के बताइए। क्लियर है ना सर? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। Recently, who among the following became the first Asian American to feature on US currency? First Asian American to feature on US currency कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा तो हमें करके चलने पड़ेंगे, मार्जिन तो सर कुछ लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, बताइए, who among the following has become the first Asian American to feature on US currency? हाँ जी, तो जिन्हें तुक्का लगाना लगा सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज एना मे वॉन्ग। ठीक है, हॉलीवुड की पहली चाइनीज अमेरिकन स्टार जो हैं एना मे वॉन्ग बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी फीचर्ड ऑन US करेंसी, इस तरह से। ठीक है,
ये मतलब यूएस का तरीका है किसी को भी रेस्पेक्ट देने का, तो इनको ट्रिब्यूट देने का उन्होंने तरीका निकाला कि उनकी जो करेंसी है उस पर इनको फोटो लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, which of the following states was awarded the best performing state in the प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021? हिंट दे सकता हूँ, ये स्टेट पहले भी अवार्ड जीत चुका है और तब भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो 2021 के अवार्ड है उसमें किस स्टेट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है? बिल्कुल सही बात, उत्तर प्रदेश, मीदू का प्रदेश। ठीक है, तो मार्शल जी ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पिछली बार भी जब ये अवार्ड दिया गया था तो किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका पर्पस क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना, हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सबके पास अपना अपना घर होना चाहिए, उसके लिए सरकार या तो पैसा देगी और आपका घर बनवाएगी। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो दो तरह से चलती है, एक होती है जी, एक होती है यू। जी फॉर ग्रामीण मतलब रूरल एरिया के लिए, और यू फॉर अर्बन मतलब शहरी इलाकों के लिए। तो दो तरह से अलग अलग ये स्कीम चलती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसका पर्पस क्या है? जो भी आपके रूरल एरियाज हैं उसमें रूरल घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। पक्के हाउस में कुछ बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सैनिटेशन, टॉयलेट वगैरह, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करनी है टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिलैपिडेटेड हाउस बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसी तरह से एक चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ये भी आपका 2015 में लॉन्च हुई थी। तो अर्बन एरियाज में ये आपको प्रोवाइड करती है जो भी घर वगैरह है। ठीक है, एड्रेसेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द अर्बन पुअर इंक्लूडिंग द स्लम ड्वेलर्स बाय एंश्योरिंग अ पक्का हाउस टू एलिजिबल अर्बन पुअर। तो कुल मिला के जो अर्बन एरियाज है वहां पर अर्बन, जो रूरल एरियाज है वहां पर ग्रामीण। ठीक है, तो पर्पस क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, जिनके पास भी घर नहीं है उनको ये घर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये पर्पस है इस स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, recently the financial action task force has put which of the following countries on its blacklist? ठीक है, FATF ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करता रहता है दुनिया भर में कि कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है या फिर कहीं भी पैसे को टेररिज्म के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, उनके लिए फंडिंग की जाती है, उन कंट्रीज को ये लोग ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रख देते हैं। वार्निंग देनी होती तो ग्रे लिस्ट, और जब ये वो कंट्री नहीं मानती है बात तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान को वार्निंग मिल चुकी है कि आप फाइनेंस का यूज कर रहे हो टेररिज्म के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में फंड्स को घुमाती हैं उनको FATF क्या करता है? उन पर एक बैन लगा देता है। फिर वो कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट होगी, देखो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट तो अभी नहीं हुई है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। इंडिया की पूरी कोशिश रहती है कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन उधर चाइना आके थोड़ा सा बात घुमा देता तो वो बच जाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। ठीक है, अगर ब्लैक लिस्ट में आ गई तो उस कंट्री को फिर लोन वगैरह लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे जब वर्ल्ड बैंक लोन देती है ना, IMF लोन देती है, या जो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो लोन देती हैं, तो वो उतना आसानी से उनको नहीं मिल पाएंगे। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बिजनेस करने से बचेगी, बाहर इन्वेस्टर उस कंट्री से बचेंगे। ठीक है, तो ये नुकसान होता है ब्लैक लिस्ट में आने का। तो इसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है किसको सर? म्यांमार को। म्यांमार में आपको पता है ऑंग सू की सरकार थी, उसका मिलिट्री कू हो गया, तो अभी वहां की जो मिलिट्री है वो म्यांमार को कंट्रोल कर रही है। तो म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया FATF ने। तो FATF क्या? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है?
मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स को ये लोग चेक करते रहते हैं, जहां भी ये सब काम हो रहा होगा उसको ये रोकेंगे। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर लोकेटेड है? आपको याद हो एक बॉडी पड़ी थी हमने OECD, जिसमें कहा था 38 मेंबर्स है, 38 कंट्रीज इसके मेंबर हैं OECD के। तो OECD में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो जो OECD हेडक्वार्टर्स है उसी में आपका FATF का भी सेक्रेटेरिएट है। तो FATF कहाँ से रन होती है? OECD हेडक्वार्टर से रन होती है, ठीक है। तो म्यांमार भी आपका किस कैटेगरी में आ गया? ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में। तो इस ईरान लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 81, recently Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has given its note for the establishment of Terai Elephant Reserve in which of the following states? देखो जिस तरह से टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व होते हैं, इसी तरह से एलिफेंट्स को रिजर्व करने के लिए एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो अभी किस स्टेट ने तेराई एलिफेंट रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया, मतलब एक नया एलिफेंट रिजर्व, तेराई एलिफेंट रिजर्व कौन बनाने जा रहा है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। हाँ लेकिन बात ये ना, खून तो खौल उठता है, लेकिन हमें क्या है ना, हमें एग्जाम निकालना है, हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, हमें खून नहीं खौलाना है सर, ठीक है। तो तेराई एलिफेंट रिजर्व, देखो भाबर तेराई प्लेन एरिया की बात हो रही हो, प्लेन एरिया में कौन कौन आ जाता है? आपका यूपी आ जाता है, बिहार आ जाता है, इसका मतलब यूपी या बिहार में से कोई एक स्टेट होगा, और करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लॉजिक लगाते तो ज्यादा से ज्यादा ए या सी में डाउट करते, डी तो ना लगाते। तो उत्तर प्रदेश। देखो एलिफेंट्स की दुनिया भर में 3 स्पीशीज होती है, 2 तो अफ्रीकन होती है, एक होती है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, एक होती है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, और जो हमारे यहाँ मिलती है वो कौन सी सर? एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट भी 3 कैटेगरीज में, एक इंडियन है, एक सुमात्रन है, एक श्रीलंकन है। सुमात्रन वो इंडोनेशिया वाले, ठीक है। एशियन एलिफेंट्स में भी इंडियन है, सुमात्रन है और श्रीलंकन है। तो इंडियन सब स्पीशीज हैव द लार्जेस्ट रेंज एंड अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट सर्वाइविंग एलिफेंट्स। तो इसमें सबसे ज्यादा वैरायटी कौन है? एशिया में अगर आप देखोगे एशियन एलिफेंट में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इंडियन एलिफेंट्स की है। तो IUCN के हिसाब से ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं सर इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। IUCN के हिसाब से सर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आते हैं, और साइट्स के हिसाब से ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है ट्रेडिंग को, जो भी आपकी स्पीशीज है उनकी ट्रेडिंग को। तो जो अपेंडिक्स 1 की स्पीशीज होती हैं उनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो साइट्स की ये किस में आती है? अपेंडिक्स 1 में आती है। इंडेंजर्ड शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। तो एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि एलिफेंट रिजर्व्स बनाए हमने, ठीक है। और कुछ ऐसी स्पीसीज जो एलिफेंट्स को नुकसान करती, जैसे लैंटना और यूपेटोरियम, ठीक है। वो क्या, ये एक ऐसी स्पीसीज है वो जो एलिफेंट्स ग्रास खाते हैं ना उन्हें ग्रो नहीं होने देती। तो ऐसी स्पीसीज को हमने साफ कर दिया, इससे भी एलिफेंट्स को कंजर्व कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉपरेशन और है जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। माइक वर्ड याद रखना, किससे रिलेटेड है? एलिफेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इट इज एन इंटरनेशनल कॉपरेशन दैट रिकॉर्ड्स ट्रेड्स इन इंफॉर्मेशन linked to the illegal killing of elephants from throughout Africa and Asia to access the success of field conservation activities। तो माइक क्या करता है? ये चेक करता है कि कहीं किसी तरह से इलीगल किलिंग तो नहीं हो रही एलिफेंट्स की, क्योंकि देखो एलिफेंट्स के पास जैसे कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे एलिफेंट्स के दांत होते हैं ना, उससे काफी मेडिसिन और काफी कहते हैं ज्वेलरी के आइटम्स वगैरह बनते हैं, कॉस्मेटिक्स के आइटम बनते हैं, तो उनके लिए एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। तो उसको बचाना है, तो उसके लिए कौन काम कर रहा है? माइक काम कर रहा है, ठीक है। और मैन और एलिफेंट को दूर रखने के लिए हमने बैरिकेड्स बनाए हैं, ठीक है। हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए, जैसे पूरा एरिया बना दिया, मान लो ये
रोड जा रही है तो इसमें हमने एक पूरा एक स्पेसिफिक एरिया डेडिकेट कर दिया कि ये और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एलिफेंट गुजरेंगे, ठीक है। तो कुछ एरिया स्पेशली बैरिकेडिंग कर दिए ताकि मैन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट कम हो। आपने सुना होगा कई बार एलिफेंट्स मान लो किसी सड़क पे आ गए और वहां उनके किसी मान लो इलेक्ट्रिक वायर से छूने से उनकी डेथ हो गई या ट्रक से टकरा गए तो डेथ हो गई। तो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमने बैरिकेडिंग की, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए। तो ये सारे काम हमने किए हैं एलिफेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड। भारत सरकार ने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में, उसी तरह से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया, सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका काम क्या है, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, टू एड्रेस इशू ऑफ मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये काम है सर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ईयर, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है सर, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1992 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द एलिफेंट देयर कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर यहां तक सर चीजें क्लियर है प्लीज गिव मी थम्स अप। समझ में आ रहा है सर यहां तक? ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। Recently, the 14th Tribal Youth Exchange Program for the Development of Tribal Youth was organized in which of the following cities? बिहार, उड़ीसा, पटना, न्यू दिल्ली। बताइए। द 14th यूथ ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है वो किस शहर में होने जा रहा है? ओके, ये होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, 2006 से ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, for the development and mainstreaming of tribal youth in collaboration and financial support from Department of Left-Wing Extremism, Ministry of Home Affairs, Government of India। देखो, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है किसी भी सोसाइटी का मेनलैंड कंट्री से जुड़ना, उनका मुख्य धारा में आना, है ना। जैसे आप देखोगे उड़ीसा में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, तो उससे डील करने के लिए सरकार की कोशिश रहती है कि वहां के लोगों को हम बिल्कुल सेंटर में लेके आए, है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हम उन्हें भी अब सरकार इस तरह से हाईवेज बना रही है आपका और अदर प्रोजेक्ट्स बना रही है जिसे मेनलैंड कंट्री से कनेक्ट करना है, आपको कैपिटल से कनेक्ट करना है। सरकार का टारगेट होता है मेनलैंड से कनेक्ट करने का मतलब होता है कैपिटल से कनेक्ट करना। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एक्सेसिबिलिटी कैपिटल से हो जाएगी ना, और कैपिटल तो सर एक मतलब मान लो कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती है, खास तौर से दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आपको यहाँ पे देश भर का आदमी मिलेगा, गुजरात के भी लोग मिलेंगे, कर्नाटका से भी मिलेंगे, अलग अलग स्टेट के लोग मिलेंगे, है ना। इसी तरह से जैसे आर्टिकल 370 हमने जम्मू कश्मीर से इसीलिए हटाया ताकि वहां के भी लोग हमसे मेनलैंड कंट्री से कनेक्ट हो सके। तो ये पर्पज है ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का। ठीक है, तो सेंसिटाइज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ट्राइबल यूथ टू रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उससे पूरी कंट्री को जोड़ देना है। ठीक है सर, तो ये आपका ये कहाँ पर होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में। Question number 83. The 53rd edition of the International Film Festival of India will be held in which of the following cities? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। जो 53rd एडिशन है इफ्फी का वो कहाँ होने जा रहा है, मतलब तो हो भी चुका है, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इस बार इफ्फी पे। ये भैया हमेशा गोवा में ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इफ्फी जो है 1952 में बनाई गई थी, एशियाज मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये कंबाइन करवाते हैं आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, परमानेंट वेन्यू इनका क्या है, गोवा है,
ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर ये आपका ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 84, who among the following is the author of the recently released book From Dependence to Self-Reliance, Mapping India's Rise as a Global Superpower? देखो एक वक्त था कि हमें वीट के लिए भी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन आज हम वीट को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। वीट तो छोड़ो, आज हम आर्म्स को, ठीक है, डिफेंस में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, टेक्सटाइल हम अपना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो जहां पर हम पहले एक डिपेंडेंट कंट्री थे, अब हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है। हम अब खुद की भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने लगे। मिसाइल में हम अपने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाया, ठीक है। इसरो ने अपनी खुद की कैपेबिलिटी क्रिएट की। अब हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए या स्पेस में एंटर करने के लिए। तो अब हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल सुपर पावर। और ये अभी अमेरिका का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि इंडिया अमेरिका का एलाई, एज एन एलाई नहीं बढ़ रहा है, एज ए कॉम्पिटिटिव पावर, एज मतलब एक बराबर की पावर बन रहा है इंडिया, ठीक है। तो जो पूरी कहानी है हमारे इंडिया के ग्लोबल सुपर पावर बनने की, तो इसके किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के सर ऑथर है आपका डॉक्टर बिमल जालान। बिमल जालान फॉर्मर गवर्नर भी रहे आरबीआई के, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे 2003 से 2009 तक, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019 में सेटअप करी थी आरबीआई ने, उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो बिमल जालान नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, recently who among the following became the first Indian wrestler to win a gold medal at the under 23 wrestling championship 2022? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 अंडर 23 जो अभी स्पेन में हुआ है, फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल कौन बने सर? हाँ जी सर। तो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं अपने अमन सहरावत, ठीक है। तो अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन सहरावत अंडर 23, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पोर्ट्स सेक्शन में ये सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक की पीडीएफ की लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ है अक्टूबर वाली भी, ये आजकल में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और ये लिंक को हमेशा अपने पास रखिएगा। जब भी कोई भी पीडीएफ अपडेट होगा वो आपको क्या कहते हैं, इस लिंक में ही मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक से आप हमेशा से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, अपडेटेड पीडीएफ जो भी, जैसे अभी सितंबर की अपडेटेड है, अक्टूबर भी अपलोड हो जाएगा, जब नवंबर कंप्लीट होगा तो नवंबर का भी अपलोड कर दिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। फिर हम लोग मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।